चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। इसके बाद हम बात किए तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए थे। आज इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए इससे रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम पूछे जाते हैं आज उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो एक बार प्लीज एक्सप्लेन करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। पॉइंट को सुनना बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन मींस होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। मींस रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में होता है रेट ऑफ द रिएक्शन मींस होगा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे डेल्टा सी क्या हो सकता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे प्लस क्या बता रहा है, प्लस का मतलब क्या होगा कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। माइनस क्या बता रहा है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इतनी सारी चीजें समझ में आ रही है बच्चों, पहले इसको नोट करिए फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए, यहाँ तो सारी चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पे प्लस क्या बता रहा है, प्लस मतलब बता रहा है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और माइनस क्या बता रहा है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका लिखा गया ए से आपका क्या बनना है बी। रेट ऑफ द रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। जैसे आपसे कहा जब टाइम t1 था, जब टाइम t1 था, इनिशियल टाइम मींस 0 मान लीजिए, और उस केस में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट था 20 मोल पर लीटर पर सेकेंड। उस समय कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। पॉइंट सुनो, मींस वहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, 20 था। जब टाइम आपने t2 रखा, t2 और आपने कहा कि 5 सेकेंड, आपने क्या बोला 5 सेकेंड, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना हुआ 10, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा 10। बात समझ में आ रही है। मींस जब टाइम कोई भी आप रिएक्शन कराते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था 20 मोल पर लीटर, तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा था 0 था, टाइम क्या था 0। जैसे टाइम आपने 5 सेकेंड किया, t1 से t2 हो गया, तो कंसंट्रेशन इसको बोल दीजिए बच्चों C1 बोल दीजिए, इसे क्या बोल दीजिए C2। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन C1 कितना था 20 था। जब टाइम t2 किया तो कितना बच गया 10, तो 10 मोल से कितना बचा 10 बचा। या आप 10 मत कह के इसको आप बोल दीजिए बच्चों 15 बोल दीजिए, ज्यादा सही लगेगा। यहाँ पे बोल दीजिए 15 और यहाँ बोल दीजिए 5। समझ में आ रहा है। 10 से कितना था 0, जब 15 हुआ तो प्रोडक्ट कितना बनेगा 5। तो C1 था 0, C2 कितना हो गया 15। यहाँ चेक करिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना था 20 था, जब टाइम किया कितना हुआ 15, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे टाइम की बात करें, प्रोडक्ट के बारे में बात करें, इनिशियल 0 था, जब टाइम आपने t2 रखा तो कितना होगा 5, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। तो जैसे आपसे पूछा जाए रेट ऑफ द रिएक्शन या पूछा जाए कंसंट्रेशन के केस में क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ
रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो कंसंट्रेशन में क्या होगा, फाइनल अपॉन इनिशियल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ देखिए C2 कितना है 15, C1 कितना है 20, 15 माइनस 20 ना करेंगे तो आपका 15 आएगा। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन क्या लगाते हैं, निगेटिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, निगेटिव लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 15 माइनस 20 अपॉन टाइम क्या था 0 से 5, T2 माइनस 0, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 अपॉन 5, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। बात समझिए, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 20 मोल था, प्रोडक्ट 0 था। जब टाइम आपने 5 मिनट किया तो कितना मोल बचा, 15, प्रोडक्ट कितना चेंज हो रहा, 5। तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसके टर्म में, इन द टर्म ऑफ ए। मैं आप बोल सकते हैं डेल ए अपॉन डेल टी। क्या बोलेंगे, डेल ए अपॉन डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो रिएक्टेंट के केस में हमेशा माइनस लगाते हैं, क्योंकि कभी भी रेट ऑफ द रिएक्शन आपका नेगेटिव में नहीं आता है। अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म ऑफ बी, जब प्रोडक्ट के केस में पूछा जाए रेट ऑफ द रिएक्शन, तो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1, ये C1 था, ये C2 था। C2 कितना आ गया 5 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, कितना आ गया 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के केस में आप माइनस साइन लगा रहे हैं और प्रोडक्ट के केस में क्या लगा रहे हैं, पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। यहाँ तक आप लोग बच्चों सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी, इसको नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आ जाओ बच्चों, अब हम बात कर रहे थे रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, आप मैथमेटिकल कैसे आप लिखते हैं, थोड़ा सा बच्चों इसके बारे में बात कर ले सकते हैं। याद रखिए, रेट इन टर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के टर्म में ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे जैसे आपको टॉपिक्स पढ़ाते जाएंगे बच्चों, आपका जो कंफ्यूजन होगा वो भी दूर होता जाएगा। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें, जैसे यहाँ पे दिया गया A प्लस B से आपका क्या बनना है, C प्लस D। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका रिएक्टेंट होगा, ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है, और प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है। या यहाँ पे डिसअपीयरेंस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, एक ही पॉइंट सुनना बच्चों, रेट ऑफ, ध्यान से सुनना बच्चों, एक एक पॉइंट सुनना, A प्लस B से C प्लस D दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे कहा जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। मैंने क्या बोला बच्चों, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A मीन्स यहाँ पे एक और D रिएक्टेंट है, इसका डिसअपीयरेंस होगा, इसका अपीयरेंस होगा, या इसके क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डेल A अपॉन डेल T, डेल A अपॉन डेल T होगा। पॉइंट को नोट करिए बच्चों, माइनस डेल A अपॉन डेल T, या डेल्टा से भी कहीं कहीं मिलता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, यहाँ पे डिसअपीयरेंस हो रहा है, तो रिएक्टेंट केस में क्या लगाएंगे, माइनस है। आगे नोट करिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस
डिसअपीयरेंस ऑफ बी तो क्या माइनस डेल बी अपान डेल टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या लिखेंगे माइनस डेल ए अपान डेल टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी बराबर क्या लिखेंगे माइनस डेल बी अपान डेल टी। अब बात करें सी केस में रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बराबर क्या लिखेंगे डेल सी अपान डेल टी। या यहां पे नोट करिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी क्या लिखेंगे डेल डी अपान डेल टी। बात समझ में आ रही। अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या होगा माइनस डेल ए अपान डेल टी। डेल ए अपान डेल टी मतलब क्या होगा C2 माइनस C1। डेल टी बराबर क्या हो जाएगा C2 माइनस C1 C2 माइनस C1 C2 माइनस C1 होगा। डेल टी मतलब इनिशियल टाइम अपान फाइनल टाइम T2 माइनस T1। ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या होगा डेल ए अपान डेल टी या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। अब पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे इसका। तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो एक का ए जो रेट ऑफ द रिएक्शन ए का होगा वही रेट ऑफ द रिएक्शन बी का होगा वही रेट ऑफ द रिएक्शन सी का होगा वही रेट ऑफ द रिएक्शन डी का होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा तो पहले इतना नोट करिए फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए तो यहाँ पे नोट कर लिए होंगे बच्चों आप लोग। तो यहां पर देखिए तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा आपका जो रिएक्शन था A प्लस बी इक्वल सी प्लस डी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा माइनस डेल ए अपान डेल टी इक्वल माइनस डेल बी अपान डेल टी इक्वल डेल सी अपान डेल टी इक्वल डेल डी अपान डेल टी। अब यहाँ पे देखा बच्चों यहाँ से नेगेटिव कैसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपके पेपर में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया पॉइंट को सुनना बच्चों। जो रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल क्या होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अपान डेल टी इक्वल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी अपान डेल टी इक्वल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल सी अपान डेल टी इक्वल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल डी अपान डेल टी। हो सकता है आपके पेपर में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया रहेगा विथ टाइम दिया रहेगा पेपर में रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा निकाल। या हो सकता है आपके पेपर में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछा जा सकता है अभी न्यूमेरिकल कराएंगे। या हो सकता है आपके पेपर में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी दिया हो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल सी अपान डेल टी दिया गया विथ टाइम आपके पेपर में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछा जा सकता है। या आपके पेपर में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल डी अपान डेल टी दिया गया हो और आपसे पूछ रहे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी या रेट ऑफ फॉर्मेशन डिसअपीयरेंस ऑफ बी या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ द रिएक्शन ए। तो ये हमारा क्या है एक दूसरे से कोरिलेट है और इसमें से आपके एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है। यदि ए वैल्यू दिया है रेट ऑफ रिएक्शन या ए वैल्यू दिया रहेगा इसमें तीनों कोई वैल्यू पूछ लेगा या ए वैल्यू दिया रहेगा डेल डी पूछ ले सकता है कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चों। अभी आपको जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे 1 होगा 1 1 मोल है। ये क्या कहलाता है स्टेक्योमेट्री कहलाता है। स्टेक्योमेट्री आपके लेवल में उठाए थे तो यहाँ पे जो स्टेक्योमेट्री होता है उसी का पान कर देते हैं। जो आपको रिएक्शन करा रहे हैं पहले इतने पॉइंट को नोट करिए आगे हम इस पर डिस्कशन करते हैं। नोट कर लिए होंगे आप चलिए आगे आइए। जैसे एक प्रॉब्लम पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब अगले यहाँ पे देखिए लिखा है M1A
प्लस M2B, M1A प्लस M2B इक्वल क्या दिया गया है, M1C प्लस M2D। यहाँ पे जो होगा M1 M2 N1 N2 हमारा क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। जैसे आपके लिए मैंने बताया था N2 प्लस 3H2 से क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। यहाँ पे 3 हमारा क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री, 2 क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री, यहाँ पे 1 क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री होता है। अब जब इस तरह का दिया गया है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या लिखेंगे, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या लिखेंगे, प्लस में आता है कभी प्लस तो लिखते नहीं, डेल सी अपॉन डेल टी। यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी क्या लिखेंगे, प्लस डेल टी अपॉन डेल टी होगा। ये हुआ, यहाँ तक बच्चों आप समझ में आ गया होगा। बात को सुनना, कभी पेपर का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डेल सी अपॉन डेल टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी बराबर क्या होगा, डेल बी अपॉन डेल टी होगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों स्टोइकियोमेट्री के बारे में। तो यहाँ पर जब भी ये होगा हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में ये समझ में आ गया होगा। अब पूछा जाए इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पॉइंट को समझना बच्चों। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पॉइंट सुनना। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या दिया गया, M1। तो जो स्टोइकियोमेट्री होता है उसी का रिवर्स लिखते हैं, -1 अपॉन M1, फिर वही लिख देंगे डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल स्टोइकियोमेट्री ऑफ बी का क्या होगा, 1 अपॉन M2 डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन M1 डेल सी अपॉन डेल टी इक्वल क्या लिखेंगे, 1 अपॉन N2 डेल बी अपॉन डेल टी। ये हुआ हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब पेपर में स्टोइकियोमेट्री दिया गया हो, M1 दिया गया यहाँ पे M2 दिया गया, यहाँ पे M1 दिया गया, यहाँ पे M2 दिया गया, तो स्टोइकियोमेट्री क्या होता है उसका रिवर्स कर देंगे, 1 अपॉन M1, 1 अपॉन M2, 1 अपॉन M1, 1 अपॉन N2। ये हुआ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ रही। अब पॉइंट को सुनना बच्चों, आप एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये हुआ हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन M1 डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल 1 अपॉन M2 डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल 1 अपॉन M1 डेल सी अपॉन डेल टी इक्वल 1 अपॉन M2 डेल बी अपॉन डेल टी। ये हुआ, ये हमारा क्या कहलाएगा, डिसअपीयरेंस। ये पोर्शन से डिसअपीयरेंस, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब सुनना, हो सकता है कि आपके पेपर में दिया गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डेल ए अपॉन डेल टी दिया रहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा,
क्या रखेंगे 1/m1 स्टोइकियोमेट्री 2, 3, 4 कुछ भी होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह पूछ लेंगे, अभी समझिएगा। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान सुनना बच्चों, आपके पेपर में यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपके पेपर में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डेल भी दिया गया विथ टाइम। आपसे पूछ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये दोनों क्या होंगे? पेपर में क्या दिया गया है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डेल बी विथ टाइम दिया गया है। पूछा क्या गया? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डेल ए अपॉन डेल टी। ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप क्या बोलेंगे? -1/m1 इक्वल क्या हो जाएगा? डेल ए अपॉन यहाँ देखिए, आपके पेपर में मैंने बोला कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी विथ टाइम दिया गया है। आपसे पेपर पूछा जा सकता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विथ टाइम पूछा जा सकता है। ये दोनों इक्वेशन इक्वल होंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? -1/m1 इक्वल डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल 1/m2 डेल बी अपॉन डेल टी। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं आता है, आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगा भी देते हैं लेकिन जो आंसर देंगे बच्चों पॉजिटिव नहीं है। पेपर में क्या दिया है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी दिया गया है। अभी आपको जब न्यूमेरिकल कराएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी विथ टाइम दिया गया है। पेपर में पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डेल ए विथ टाइम बताना है, तो डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा? डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल डेल बी अपॉन डेल टी। ऐसे निकालेंगे। आगे समझिए, समझ में आ रहा? या आपको पेपर देखिए, आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यही होगा ना, डेल ए अपॉन डेल टी, डिसअपीयरेंस डेल बी अपॉन डेल टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन डेल सी अपॉन डेल टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन डेल डी अपॉन डेल टी। यहाँ पे और समझना बच्चों, बहुत बेसिक एक बता रहे हैं बच्चों, जिससे आपको प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में कहीं भी कोई डाउट नहीं हो। जब न्यूमेरिकल कराएंगे बहुत कर सकती हो। आपके पेपर में दिया गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डेल डी अपॉन डेल टी दिया गया है, और पूछ ले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल सी अपॉन डेल टी पूछ लिया जाए, कैसे निकालेंगे? एक इक्वेशन सब इक्वल है तो आप क्या बोलेंगे? 1/n1 डेल सी अपॉन डेल टी इक्वल 1/m2 डेल डी अपॉन डेल बी अपॉन डेल टी। आपसे पूछा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल सी बताना विथ टाइम, तो क्या हो जाएगा? डेल सी अपॉन डेल टी इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? ए इधर चला जाएगा m1 अपॉन m2, यहाँ पे क्या है? डेल बी अपॉन डेल टी। बात समझ में आ रही? यहाँ से पेपर पूछा जा सकता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल टी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? डेल टी 1/m2 डेल टी अपॉन डेल टी इक्वल 1/m2 डेल टी अपॉन डेल टी, n2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे n2 अपॉन m2 डेल टी अपॉन डेल टी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यह आपसे पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डेल टी अपॉन डेल टी विथ टाइम दिया गया है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा? 1/m2 डेल बी अपॉन डेल टी। ये वैल्यू दी रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा। इस तरह आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसको फटाफट नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो बच्चों समझ में आ रहा होगा जैसे कुछ हम प्रॉब्लम कराते हैं। जैसे यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम दिया गया है, पॉइंट देखिए बच्चों, जैसे ये रिएक्शन आपने बहुत पढ़ा है, m2 + 3
H2 से क्या बनेगा 2NH3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले नोट करिए, रेट ऑफ disappearance of N2 क्या लिखेंगे, इक्वल क्या लिखेंगे, माइनस डेल N2 अपॉन डेल T लिखेंगे। आगे नोट करिए, रेट ऑफ disappearance of H2 क्या बोलेंगे, H2 बोलेंगे माइनस, ये आपके N2 है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस डेल H2 अपॉन डेल T। समझ में आ रहा होगा, इसको आप नोट करिए पहले। चलिए आगे आइए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या लिखेंगे बच्चों, डेल NH3 अपॉन डेल T। तो कभी कभार आपसे पूछा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 क्या लिखेंगे, माइनस डेल N2 अपॉन डेल T। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 माइनस डेल H2 अपॉन डेल T। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया डेल NH3 अपॉन डेल T। अब आपसे पूछ लिया जाए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या दिया गया है 1, तो लिखेंगे 1/1, कभी लिखने में मतलब नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल N2 अपॉन डेल T, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, इक्वल क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्री क्या दिया गया 3, माइनस 1/3 डेल H2 अपॉन डेल T, इक्वल क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल T लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। तो बच्चों जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है तो वहाँ पे स्टोइकियोमेट्री भी लिखते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब कोई मतलब है नहीं, रिएक्टेंट माइनस डेल N2 अपॉन डेल T इक्वल माइनस लगाएंगे, रिएक्टेंट है माइनस क्या बता रहा है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, माइनस स्टोइकियोमेट्री क्या दिया 3 दिया है, 1/3 लिखेंगे, डेल H2 अपॉन डेल T इक्वल अमोनिया प्रोडक्ट है, प्लस लगाएंगे, स्टोइकियोमेट्री 2 दिया है, 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल T। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब पॉइंट को सुनना बच्चों, यदि आपके पेपर में क्या दिया गया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ डेल N2 विथ टाइम, ये आपके पेपर में क्या है, गिवन है, आपको कुछ वैल्यू दी गई होगी, आपसे पूछेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 विथ टाइम, या पूछ लेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विथ टाइम, या पूछ लेगा रेट ऑफ द रिएक्शन, आपको बताना है। यदि आपके पेपर में N2 का डिसअपियरेंस दिया गया है, H2 और अमोनिया को पूछा जा सकता है। अगर H2 का पूछा जाए तो देखिए आपके इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1/3 डेल H2 अपॉन डेल T इक्वल क्या हो जाएगा, डेल N2 अपॉन डेल T, ये आपका हो जाएगा, डेल N2 अपॉन डेल T आपका हो जाएगा बच्चों। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, तो क्या हो जाएगा, डेल H2 अपॉन डेल T इक्वल क्या हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 3 डेल
N2 अपॉन डेल टी। बात समझ में आ रही है? या आपके पेपर में इसका पूछ लिया जाए अमोनिया का, तो अमोनिया के केस में क्या हो जाएगा चेक करिए, डेल NH3 अपॉन डेल टी इक्वल हो जाएगा 2, यहाँ पे डेल N2 अपॉन डेल टी हो जाएगा। पहले इसको नोट करिए आप लोग। समझ में आ रहा होगा? यहाँ पे बच्चों समझिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी इक्वल -1/3 डेल H2 अपॉन डेल टी प्लस 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल टी। यदि आपके पेपर में रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ N2 अपॉन डेल टी दिया गया है, H2 का पूछ लिया डेल H2 अपॉन डेल टी इक्वल का 3 इधर आ जाएगा, 3 इंटू डेल N2 अपॉन डेल टी। या आपका अमोनिया का पूछ लिया जाए तो डेल NH3 अपॉन डेल टी 2 इंटू डेल NH2 अपॉन डेल टी। यदि रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाए बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा डेल N2 अपॉन डेल टी हो जाएगा। यहाँ पर इसको नोट करिए, फिर आगे हम ये कवर कराते हैं, फिर इसके बाद बच्चों के हम न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे। इसको नोट करिए। चलिए चलिए एक रिएक्शन लिखा गया है, और रिएक्शन है आपका रिएक्शन है आपका 2N2O5 और यहाँ पे लिखा है 4NO2 प्लस O2। तो सबसे पहले हम बात करें रेट ऑफ दिस appearance of N2O5 हो जाएगा माइनस डेल N2O5 अपॉन डेल टी। आगे नोट करिए, वहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या लिखेंगे, प्लस डेल NO2 अपॉन डेल टी। आगे नोट करिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, डेल O2 अपॉन डेल टी। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री क्या दिया जाएगा 2, तो 1/2 माइनस लगा दीजिए। क्या लगाएंगे बच्चों, माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे क्या माइनस लगा दिए, फिर क्या लिखेंगे डेल N2O5 अपॉन डेल टी इक्वल क्या लिखेंगे 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल टी इक्वल डेल O2 अपॉन डेल टी। ये समझ में आ रहा है बच्चों? रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ N2O5 पर माइनस डेल N2O5 अपॉन डेल टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, प्लस डेल N2 अपॉन डेल टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लस डेल O2 अपॉन डेल टी। ये हुआ हमारा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ N2O5 अपॉन डेल टी, फिर क्या होगा -1/2 स्टोइकियोमेट्री इक्वल 1/4 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 अपॉन
इक्वल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 अपॉन डेल टी, डेल O2 अपॉन डेल टी। अगर आपके पेपर में गिवन दिया गया, क्या गिवन दिया गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल O2 अपॉन डेल टी, यहाँ पे देखिएगा बच्चों गिवन पेपर में दिया गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल O2 अपॉन डेल टी दिया गया है। क्या दिया गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल O2 अपॉन डेल टी दिया गया है। क्या दिया गया है, 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया गया। पॉइंट को सुनना बच्चों, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। पेपर में क्या दिया गया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल O2 अपॉन डेल टी इक्वल दिया गया 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है, पहला तो पूछा गया है रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ N2O5। पहला आपसे पूछा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 आपको बताना है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देख रहे हैं ए वाला इक्वेशन और ए वाला इक्वेशन इक्वल है, सब इक्वल देख रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल टी इक्वल क्या है, डेल O2 अपॉन डेल टी। आपसे पूछा क्या गया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डेल N2O5 अपॉन डेल टी पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल N2O5 अपॉन डेल टी इक्वल क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 इंटू डेल O2 अपॉन डेल टी। और एक वैल्यू आपको पेपर में दिया गया, कितना दिया गया है, 4 इंटू 10⁻³ यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 इंटू 4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आपका आंसर आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया। आज पेपर में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डेल O2 अपॉन डेल टी भी टाइम दिया गया था 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आज पूछ लिया गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 का मतलब है N2 अपॉन डेल टी। आप रेट ऑफ रिएक्शन जब आपने निकाला, ए वाला इक्वेशन और ए वाला इक्वेशन इक्वल है, तो मैंने दोनों इक्वेशन इक्वल लिख दिया। पूछा क्या गया, डेल N2 अपॉन डेल टी पूछा गया, तो डेल N2O5 अपॉन डेल टी इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू डेल O2 अपॉन डेल टी। ये वैल्यू आपके पेपर में दिया गया, आप निकाल लेंगे। यहाँ आपको समझ में। आपसे दूसरा पूछा जा सकता है, इसी में बता दे रहे हैं, इसको नोट करिए। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताना है। आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताना है, तो देखिए ये वाला इक्वेशन इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/4 NO2 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल टी इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इक्वल आप हो जाएगा डेल O2 अपॉन डेल टी। तो पेपर में पूछा गया है, तो डेल NO2 अपॉन डेल टी इक्वल हो जाएगा 4 इंटू डेल O2 अपॉन डेल टी। वैल्यू कितनी दी है, 4 इंटू, इसकी वैल्यू दी गई 4, तो 4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे 16 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आ रहा होगा बच्चों। यदि आपसे पूछ लिया जाए रेट ऑफ द रिएक्शन,
तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये दिया गया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल O2 अपॉन डेल T, इसकी वैल्यू दी गई है, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, इसकी वैल्यू दी है 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका बेसिक। अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, और न्यूमेरिकल के बाद फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको सीबीएसई की जो प्रॉब्लम है उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इतना ही बच्चों, थैंक यू।